या नहीं, पूरी दुनिया की निगाहें उसी पर टिकी हुई हैं, क्योंकि जिस तरह का रुख दोनों देशों के बीच अपनाया जा रहा है उससे बार बार यही लगता है कि शायद ही दोनों मुल्कों के बीच जंग थम पाए। लेकिन इस बीच दुनिया के लिए एक पॉजिटिव खबर आई है, जिससे माना जा सकता है कि आने वाले वक्त में दोनों देशों के बीच जंग टल सकती है। फिर से मिडिल ईस्ट में अमन बहाली हो जाए, ऐसी उम्मीद की जा रही है। असल में ईरान जंग खत्म करने के लिए अपना हाईली एनरिच्ड यूरेनियम भंडार को छोड़ने के लिए तैयार हो गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान ने अमेरिका से कहा है कि वो यूरेनियम को हटाने पर सहमत है। हालांकि अभी यह तय नहीं हुआ कि इसे कहां भेजा जाएगा और कैसे भेजा जाएगा, इस पर आगे बातचीत होनी है। ईरान के पास इस समय 400 किलो से ज्यादा ऐसा यूरेनियम है जिसे एनरिच्ड करके परमाणु हथियार बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम समझौते को लेकर बातचीत लगभग पूरी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि समझौते का मसौदा काफी हद तक तैयार हो गया है और अब सिर्फ अंतिम मंजूरी ही बाकी है। इसमें होर्मुज को फिर से खोलने का मुद्दा भी शामिल है। क्या वाकई अब मिडिल ईस्ट शांति की ओर बढ़ चला है? क्या ईरान और अमेरिका अपनी जिद छोड़कर जंग से मुंह मोड़ लेंगे? क्या ईरान और अमेरिका के बीच स्थायी समझौता हो पाएगा? ऐसे तमाम सवालों के जवाब हम तलाशेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर गुड न्यूज यही आ रही है कि ईरान जंग खत्म करने को तैयार हो गया है और अपना हाईली एनरिच्ड यूरेनियम भंडार छोड़ने को तैयार हो गया है, जिस पर अमेरिका लगातार शर्तें रख रहा था। हालांकि इससे पहले ईरान ने साफ इंकार कर दिया था कि अमेरिका के ऐसे किसी भी प्रस्ताव को वो स्वीकार नहीं करेगा जिसमें न्यूक्लियर प्रोग्राम शामिल ना हो। तो आज की बड़ी खबर यही है कि ईरान तैयार हो गया है जंग खत्म करने के लिए और न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर भी उसका ये कहना है कि हाईली एनरिच्ड यूरेनियम भंडार छोड़ने को वो तैयार है। हालांकि ऑफिशियल इंतजार अभी करना होगा, यानी ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट किया जाना है ईरान की ओर से, उसके लिए थोड़ा सा हमें वेट करना चाहिए, क्योंकि अमेरिका की ओर से कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अभी अपने सलाहकारों से बातचीत करेंगे। ट्रंप का कहना है कि 50-50% चांसेस है, यानी 50-50 मामला है। जंग खत्म भी हो सकती है और दोबारा भी हमला हो सकता है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड कर्नल संजीव मलिक जी जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर आपका स्वागत है। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी आ गए हैं, आपका भी स्वागत है। और अरविंद तेजावत जी जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, आपका भी स्वागत है। शुरुआत संजीव जी आप ही से कर लेते हैं। ईरान ने जिस तरीके से मूड बदला है रातों रात, ये गुड न्यूज आई है कि अब वो अपना जो हाईली एनरिच्ड यूरेनियम भंडार है उसे छोड़ने के लिए तैयार हो गया है। आपको क्या लग रहा है कि बैकडोर से ऐसी क्या बातचीत हुई है? क्योंकि सामने सामने तो लगातार अमेरिका की ओर से धमकी दी जा रही है, ईरान ने सरेंडर करने से मना कर दिया, लेकिन डिप्लोमेटिक जो चैनल होते हैं वो तो काम कर ही रहे हैं। वंदना जी नमस्कार और को पैनलिस्ट को मेरा सादर प्रणाम। देखिए, ये जो यूरेनियम का इशू है ये डे वन से न्यूज में है और डे वन से ये अमेरिका की 28 मांगों में शामिल भी था। पर मैं एक चीज बताऊं, मेरा थोड़ा एनालिसिस कुछ और भी कहता है। देखिए, यूरेनियम का शर्त आज की डेट में फेस सेविंग है। हाँ। अमेरिका के पास ऐसा कोई दूसरा कारण नहीं बचता है कि वो उस पर ईरान एग्री हो और उसको लेके वो अपने कंट्री में अपने देश के सामने जाए कि देखिए हमने ईरान को अपनी शर्तों पर मनवा लिया है। एक यूरेनियम ऐसा ही इशू बचा है जिसके ऊपर ये कह सकता है अपने देश में जाकर अमेरिका में और मध्यावधि इलेक्शन को फेस कर सकते हैं कि देखिए हमने उनसे यूरेनियम एक तरह से सेटल करा लिया है और ये इशू रिजॉल्व हो जाता है। हाँ। देखिए, बात सुनिए वंदना जी, अमेरिका ने पास्ट में यूरेनियम को जो इलीगल तरीके से दोषियों को मुहैया भी कराया है। ईरान अगर चाहेगा ये 240-45 केजी दे भी देगा तो क्या ईरान फ्यूचर में नहीं इसको एक्वायर कर सकता है। चाइना है, जब चाहे उनको दे सकता है, एनरिचमेंट की पूरी उनकी टेक्नोलॉजी को इंप्रूव भी कर सकता है। तो ये मुझे लगता है कि ये एक बहाना है फेस सेविंग कि जिसके दम पे अमेरिका अपने देश में वापस लौट सकता है, इस चीज को कॉल ऑफ कर सकता है। रही बात यह है कि देखिए, यूरेनियम का केस आज का नहीं है। ईरान यूरेनियम के बहाने से अपना एटॉमिक पावर अटेन करना चाहता है। एटॉमिक पावर मींस एटॉमिक एनर्जी नहीं, वो ऑलरेडी उसके पास चल रहा है, बुशहर में चल रहा है। हाँ। लेकिन एटॉमिक पावर, न्यूक्लियर पावर जिसको एटॉमिक बॉम्ब की कह सकते हैं, उसको पावर लेना चाहता है। क्योंकि जब पूरी दुनिया में जिस देश के पास, जैसे नॉर्थ कोरिया है, तो उनके पास एक बार्गेनिंग पावर आ जाती है इंटरनेशनल फोरम के ऊपर। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, यूरेनियम सिर्फ मात्र एक फेस सेविंग बहाना इस टाइम दिख रहा है। जी वंदना।
बिल्कुल। यूके देवनाथ जी, आपको क्या लग रहा है कि ईरान ने ऐसा क्यों किया होगा? अगर हालांकि अभी ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है, लेकिन रिपोर्ट्स बता रही हैं कि ईरान तैयार हो गया है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका की ओर से लगातार दबाव बनाया जा रहा है और पाकिस्तान की मध्यस्थता, कतर की मध्यस्थता के लिए भी वहां पर टीम पहुंची। आसिम मुनीर हालांकि तेहरान से अब रवाना हो गए और कहा जा रहा है कि बातचीत बहुत अच्छी हुई है। हाँ वंदना जी, जब पिछले साल 25 जून की बात है, तब जो टॉक्स चल रही थी, जिसको कि ओमान आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, तब बार बार ईरान ने कहा था कि वह अपने 440 किलो संवर्धित यूरेनियम को हैंडओवर करने के लिए तैयार है। किसको? रूस को। इसी तरह से इस साल भी 25 और 26 फरवरी को जब टॉक्स हो रही थी, तो ईरान ने बार बार अंतरराष्ट्रीय मीडिया के सामने ईरानी प्रतिनिधि ने बयान दिया था कि ईरान अपने 440 किलो संवर्धित यूरेनियम को सौंपने के लिए तैयार है। हाँ। किसको? रशिया को। तो सवाल उठता है कि ईरान तो चाहता है कि ये 440 किलो यूरेनियम अगर रशिया चला जाता है तो फिर उसके बाद अमेरिका का दबाव हट जाए। लेकिन अमेरिका जब कहता है कि अब ईरान संवर्धित यूरेनियम देने को राजी हो गया है, अमेरिकन पर्सपेक्टिव ये है कि अमेरिका को देने के लिए राजी हो गया। ईरान से कोई बयान नहीं आया है। ईरान से जब भी बयान आएगा, आप देखेंगे ईरान कहेगा ठीक है, हम हैंडओवर कर देते हैं, हम हैंडओवर कर देंगे रशिया को। तो ये पेचीदा जो गोलमाल है अभी तक अटका हुआ है। जी यूके देवनाथ जी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके से भी प्रेजेंट कर रहे हैं चीज़ों को, वो कह रहे हैं कि अभी प्रस्ताव ईरान से आया है, अभी हम उसको पढ़ेंगे, अपने सलाहकारों से चर्चा करेंगे, उसके बाद हम सोचेंगे कि आगे सैन्य कार्रवाई करनी है नहीं करनी है। हाँ वंदना, देखो डोनाल्ड ट्रंप का एक टिपिकल अंदाज है, वो हमेशा ईरान के कनपटी पर तमंचा रख के बात करते हैं। हाँ। हमेशा ईरान को धमकी देते रहते हैं। आज भी आप देखिए, उन्होंने एक बहुत ही अद्भुत ईरान का नक्शा इशू किया है, जिसमें कि उन्होंने ईरान के नक्शे के ऊपर अमेरिका का झंडा प्रिंट कर दिया है, ये दिखाने के लिए कि ईरान पर अब वर्चस्व किसका होने वाला है? अमेरिका का। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि दुनिया में, जैसे उन्होंने वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया जी। और अब वेनेजुएला तो कहे प्रैक्टिकली अब अमेरिका का ही एक उपनिवेश बन गया है। हाँ। तो इसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ईरान में भी या तो बमबारी किए बगैर और जरूरत पड़ने पर बमबारी करने के बाद एक आंतरिक विद्रोह हो जाए। ईरान की आम जनता जो है अपनी सरकार को विद्रोह करके तख्ता पलट कर दे, और उसके बाद अमेरिका की मदद से ही, या तो ईरान के अंदर से या ईरान के बाहर से, एक ऐसी सत्ता को तेहरान में बिल्कुल। सवाल यहीं पर आकर अटक रहा है कि शुरुआत में जिस मकसद के साथ इस जंग को शुरू किया गया था, यानी हमला ईरान पर हुआ था, वो रिजीम चेंज को लेकर था। ये कहा था कि मदद आ रही है, प्रदर्शनकारियों को उकसाया जा रहा था, लेकिन उसके बाद ये यूरेनियम संवर्धन पर पहुंच गया। अब न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर भी जब ईरान तैयार हो गया है, तो डोनाल्ड ट्रंप उस पर भी कह रहे हैं कि 50-50 चांसेस हैं, अभी हम मिलिट्री ऑपरेशन कर सकते हैं। जी वंदना जी, ये सवाल देवनाथ साहब से है ना? जी जी जी, या मुझसे है? देवनाथ जी। हाँ वंदना, हो ये रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो खुद ही कंफ्यूजिया गए हैं। वो चाहते क्या हैं ईरान से? क्या वह वहां पर, देखिए एक चीज तो उनकी दिली तमन्ना है कि सत्ता परिवर्तन हो जाए। क्यों, ये भी समझना पड़ेगा। वो उससे भी गूढ़ मीनिंग है जो कि वो इंटरनेशनल मीडिया को बता नहीं पा रहे हैं। हाँ। लेकिन उनकी दिली तमन्ना है वो ये कि ईरान में दुनिया का जो तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल और गैस का भंडार है, वो अमेरिका के काबू में आ जाए। उसकी ड्रिलिंग अमेरिका करेगा, उसका रिफाइनरीज अमेरिका मैनेजमेंट पे चलेंगी, स्टोरेज, भंडारण, मार्केटिंग अमेरिका करेगा। अमेरिका उसकी मार्केटिंग चीन को नहीं करेगा। अमेरिका तय करेगा कि किस मूल्य को बेचा जाए। चीन को महंगा बेचेंगे, भारत को महंगा बेचेंगे, अपने मित्रों को सस्ता बेचेंगे। ये उनकी दिली तमन्ना है, लेकिन वो उसको जुबान पे नहीं ला पा रहे हैं। हाँ। लेकिन चाहते यही है, जैसा कि उन्होंने वेनेजुएला में किया जी। अमेरिका चाहता है कि दुनिया भर में जहां पे भी कच्चा तेल हो, गैस हो, और अब तो रेयर अर्थ मिनरल,
अगर किसी देश का दुर्भाग्य है कि उनके जमीन के नीचे रेयर अर्थ मिनरल है या कच्चा तेल और गैस है, तो उस देश का शनि की दशा यानी पड़ उस जाती देश है। पर नजर अमेरिका की टिक जाती है और डोनाल्ड ट्रंप जो चाहते हैं वो करने की कोशिश भी करते हैं। अरविंद सिंह जी, आपका एनालिसिस क्या कहता है? क्योंकि बीते दिन ये चर्चा हो रही थी कि डिस्कशन कर रहा है इजराइल और अमेरिका कि वहां पर जो मुस्तफा खामनेई है उनकी सत्ता को रहने देना है या फिर उखाड़ फेंकना है। देखिए वंदना जी, पहली चीज तो हम ये समझें कि भारत का स्टैंड क्या है इस संबंध में। भारत का एकदम क्लियर है। भारत नहीं चाहता है कि ईरान एक परमाणु ताकत बने। चीन क्या चाहता है? जब प्रेसिडेंट ट्रंप वहां गए तो चीन ने कहा कि चीन भी नहीं चाहता है कि ईरान एक परमाणु ताकत बने। तो ऐसे में ईरान हो गया है अकेला, और ऐसे में अगर उसे अपने देश की रक्षा करनी है, क्योंकि बम्बार्डमेंट से तबाही तो बहुत बड़े पैमाने पे मचाई जा सकती है। वो यूएस कांग्रेस है जिसने अमेरिका को रोका हुआ है, खासकर प्रेसिडेंट ट्रंप को, कि आपने बिना कांग्रेस की अनुमति के वहां पे एक लंबा युद्ध छेड़ दिया है। तो वो वहां की कांग्रेस है जिसने इस लड़ाई को रोका हुआ है। बाकी प्रेसिडेंट ट्रंप को वहां जाके बॉम्बार्डमेंट करने में कोई नुकसान नहीं है जब तक कि वो वहां जमीनी हालात पे नहीं उतरते हैं। अब मसला ये है कि क्या ईरान उस बर्बादी तक तैयार है जहां वह एक बहुत बड़ी कीमत देकर भी वह अमेरिका को वह जो इनरिच्ड यूरेनियम है वो नहीं देना चाहता है। क्या इसे दोबारा से संवर्धित नहीं किया जा सकता है? तो उत्तर है कि हाँ, किया जा सकता है। क्या उसे रूस को दिया जा सकता है? रूस पे भी ईरान को कोई खास भरोसा नहीं है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कब कौन किसका दोस्त बन जाए, कौन किसका दुश्मन बन जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है। पर इससे यह तय है कि ईरान काफी दबाव में है और वह ये चाहता है कि इस मसले का हल कैसे न कैसे हो। इसका स्ट्रेटजी के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि पिछली बातचीत में किया गया था। पिछली बातचीत में क्या करते थे कि ये जो ईरानियन डेलीगेशंस जो के जितने भी जो लोग थे वो क्या करते थे कि आखिर तक ये कहते थे कि हम आपके समझौते के लिए तैयार हैं, और फिर जब अंत आता था तो एकदम बिल्कुल यू टर्न ले लेते थे। तो ये था कि लड़ाई को आखिर तक रोके रखना भी इसका एक मकसद होता है कभी कभी। तो ईरान ने अभी हाँ कह दिया और फिर बाद में कोई ना कोई ऐसा पेच जरूर आ जाएगा जिसमें ईरान एकदम बिल्कुल मना कर देगा कि नहीं, इसमें ये दिक्कत है, इसलिए नहीं होगा, जैसा कि पिछले अनुभवों से। बिल्कुल अरविंद सिंह जी, दो तरह की बातें आ रही है। एक तरफ ईरान ये कह रहा है कि अमेरिका ईमानदार नहीं है, अपनी बातों को लेकर जो प्रस्ताव होते हैं उस पर अमेरिका मुकर जाता है, और उसके बाद ईरान ये कह रहा है कि हम अपना जो यूरेनियम संवर्धन है उसको अब उस भंडार को हटा लेंगे, कहीं और शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो ये दोनों बातें अलग अलग सामने आ रही हैं। देखिए, ये बातें कहने के लिए ठीक है ईरान की तरफ से कि हम अपना जितना भी जो 400 450 किलो इनरिच्ड यूरेनियम है वो यूनाइटेड स्टेट को दे देंगे। पर जब देने की बात आएगी तब ईरान को एकदम बिल्कुल पीछे पलटने में या अपनी शर्तें रखने में, जैसे कि ईरान कुछ भी शर्त रख सकता है, वो कह सकता है कि हमें सुरक्षा की गारंटी दें, और जब अमेरिका कहेगा कि हमारे पास कोई क्या है, या तो बातचीत वहीं अटक जाएगी और ईरान कहेगा कि नहीं, हम ये आपको इनरिच्ड यूरेनियम है वो नहीं देंगे। पर ये एक स्ट्रेटजी जरूर है लड़ाई को आखिर तक खींचे रखना। पर मुझे जहां तक ईरान को लगता नहीं है कि वो शायद इनरिच्ड यूरेनियम दे देगा, क्योंकि ऐसा होने पे उसके अस्तित्व पर ही संकट पैदा हो जाएगा जब तक कि उसके पास कोई प्लान बी ना हो अपनी सुरक्षा को लेकर। अगर ऐसा नहीं है तो केवल इतना आसानी से यूनाइटेड स्टेट को सब कुछ मिल जाएगा, इसकी संभावना कम से कम मुझे तो नजर नहीं आती, खासकर तब जबकि ईरान और अमेरिकी वार्ताओं का इतिहास बिल्कुल यही तो समझ से परे है कि आखिर रातों रात ऐसा क्या होगा कि ईरान समझौते के लिए तैयार हो गया है। क्योंकि कल तक वो कह रहा था कि ये सुरक्षा का हमारा अधिकार है, हम अपनी जनता के अधिकारों को छीनने नहीं देंगे, यूरेनियम संवर्धन पर कोई बात नहीं होगी। जितने भी प्रस्ताव अमेरिका की ओर से आए उन सभी को यही कहकर ठुकराया गया। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि ईरान का मूड बदल गया है? वही, क्योंकि इसमें तो कोई दो राय नहीं है वंदना जी कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका और जो द इस्लामिक रिपब्लिक ईरान में ताकत में बहुत ज्यादा फर्क है। वो बात अलग है कि इतने बड़े ताकतवर देश को ईरान ने जो चैलेंज दिया वो दरअसल अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सीखने की बात है। पर बात यह है कि दोनों की ताकत में तो बहुत ज्यादा अंतर है। 2000-2500 लोग पहले ही मार दिए गए हैं, और भी मारे जा सकते हैं। और नैतिकता के सवाल फिर जब लड़ाई होती है तो नहीं रह जाता है कि स्कूल पे बॉम्बार्डमेंट करेंगे, रिहायशी इलाके पे करेंगे, या वहां के कंट्री चीफ को मार देंगे।
ये सब चीजें पीछे रह जाती है जब लड़ाई होती है। जैसा कि हमने इराक और तमाम देशों में हमने देखा, जहां लगभग काफी हर 5वां आदमी मारा गया था, हर एक घर का। तो ये इस तरह गाजा में हम हालत देख रहे हैं। गाजा में मानवाधिकारों का राग अलापने वाले लोग भी कहीं नहीं है, न बड़े बड़े देश जिनके ऊपर अमेरिका उंगली उठाता रहा है, उस पे उन देशों को भी यूनाइटेड स्टेट पे उंगली उठाने का वो मादा नहीं है। तो ईरान में जब होगा तो कोई उसकी मदद के लिए नहीं आएगा, ना चीन आएगा, ना रशिया आएगा, ना कोई देश। तो ऐसी हालत में ईरान को ये पता है कि अगर हम हमारी रक्षा के लिए ज्यादा से ज्यादा डिले नहीं करेंगे, क्योंकि अभी आपको पता है कि वहां बहुत तेजी से बंकर खोदे जा रहे हैं खासकर, और वहां पे जो इंटरनली जो एकदम चाक चौबंद करने के लिए वो जो पॉसिबल जो रणनीति होती है उस पर बहुत तेजी से काम चल रहा है। खासकर ईरान जैसा जो कहता था कि ये भी वाकई अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या पूरी दुनिया का ही दोगलापन है कि जब जब लड़ाई की बात आती है तो महिलाओं को शामिल कर लिया जाता है, अब उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। और जब आजादी और पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन की बात आती है तो महिलाओं को दूर कर दिया जाता है कि आपके लिए घर और वही बेहतर है। जैसा कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, जब इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में महिलाओं की जरूरत थी तो हमने उनका इस्तेमाल किया, फिर जब हमें फ्रीडम मिली, लगभग दुनिया के सारे देशों की यही हालत है। आज हमारे पार्लियामेंट में जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए वो नहीं है। तो ईरान भी कोई उससे अलग नहीं है, जो फ्यूडल सोच वाले जितने भी नेशंस या जितने भी लोग हैं। तो तैयारी वहां चल रही है, खासकर वहां बंकर से लेकर बहुत तेजी से, तो उसको टाइम मिल जाएगा खासकर ईरानियंस को। तो जो यूरेनियम भंडार है, संजीव जी, आपको क्या लग रहा है कि भरोसेमंद साथी इस वक्त ईरान का कौन है? किस पर वो उम्मीद कर सकता है, या उसका क्या प्लान हो सकता है कि इस भंडार को वो कहाँ शिफ्ट करेगा? क्योंकि अमेरिका तो चाहता है कि कब्जा उसका हो जाए और ईरान ऐसा होने नहीं देगा। वंदना जी, देखिए, यूरेनियम के भंडार की समस्या मेरे लिए, मेरी नजर में इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए, आप यूएस का पॉइंट समझिए, ईरान का पॉइंट समझिए। आज की स्थिति में यूएस के साथ अभी जो सोच विचार चल रहा है, जो पूरे देश, पूरे बाकी कंट्रीज के साथ जो उनके डिप्लोमेट्स बातचीत कर रहे हैं, उस पर 3-4 चीजों के कारण प्रेशर है। सबसे पहले तो हमें यह भूल जाना चाहिए कि अमेरिका के अंदर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, खर्च होता है। अगर किसी के पास 1000 अरब डॉलर है और उसमें से 2, 4, 5, 10, 20 खर्च कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ईरान उसके अपोजिट देखा जाए इस टाइम सच में इकोनॉमिक प्रेशर के अंदर है। अमेरिका के अंदर आप ये देखिएगा, अमेरिका के अंदर तो बल्कि एक तरह से देखा जाए उनके लिए तो वॉर एक इकोनॉमी होती है। वहां के अंदर आज की डेट में भी जो वॉर के अंदर सिर्फ ये कह सकते हैं कि उसके पास इंटरसेप्टर्स उन्होंने जो ज्यादा खर्च कर डाली, कि एक्सपर्ट ये कहते हैं कि इंटरसेप्टर के मामले में मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए इस टाइम को उन्होंने यूनिलैटरली लेने की कोशिश की। लेकिन जो ये टाइम लिया गया, सीज फायर लिया गया, इसमें ईरान ने ज्यादा फायदा उठाया है। हम जब बैठते थे टीवी पर, हम ये कहते थे, जब महीना भर पहले या 1 महीना से ज्यादा पहले सीज फायर हुआ था, कि ये जो टाइम गेन का जो पीरियड है, ये सीज फायर नहीं है, ये बेसिकली रीपोजिशनिंग, रीऑर्गेनाइजेशन का टाइम है। इक्विपमेंट ले लीजिए, डिफेंसेस ले लीजिए, या फिर अपने वॉर प्रिपेयरनेस इन टोटल होलिस्टिकली व्यू से देखें तो। दूसरी बात यह है कि अमेरिका के साथ जो डिप्लोमेटिक बातें चल रही है, खासकर एग्जाम्पल देता हूं, भारत जैसा कंट्री, क्योंकि हमारा तो एक तरह से इतना बड़ा ज्यादा रिलायंस है इस पूरे हॉर्मुज के खित्ते के ऊपर, यानी पूरे जीसीसी कंट्रीज इंक्लूडिंग सम पोर्शन ऑफ ईरान, कि हमारे सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। चाइना इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, जापान इफेक्ट हो रहा है, ईस्ट एशियन कंट्रीज इफेक्ट हो रहे हैं। तो देखा जाए अमेरिका ये चाहता है कि इन देशों में मंदी या रिसेशन का जो घड़ा है उसके सर पर नहीं फूटे। तो इस चीज को लेकर वो थोड़ा चाहता है कि चीजें मिटलेज हो जाए। लेकिन ईरान के अंदर जो डिसीजन है वो आईआरजीसी ले रहा है। आईआरजीसी का पूरा प्रभुत्व है कि क्या डिसीजन लिया है। इवन जो वहां के पेजेश्कियान साहब है, विदेश मंत्री आरागाची साहब है, इवन वहां के जो स्पीकर साहब है, उनके पास ये पावर नहीं है कि वो अपनी तरफ से कुछ ऑफर कर दे और चीजों को नॉर्मलाइज करने की तरफ बढ़े। तो पूरा का पूरा जो स्क्रिप्ट होती है, आईआरजीसी उसको ओके करता है, तब वो जाकर होती है। आईआरजीसी के पास एक ग्लोबल विजन नहीं हो सकता, ना ही है,
क्या होता है कि जब पॉलिटिकल डिस्पेंशन बैक बर्नर में चला जाता है तो ये समस्याएं आती हैं, क्योंकि पॉलिटिकल विजन जो होता है वो एक डिफरेंट पूरे वर्ल्ड के साथ एक सिंक में होता है, लेकिन मिलिट्री का डिसीजन एक बड़ा मायोपिक डिसीजन होता है, या उनका विजन भी बड़ा मायोपिक होता है, क्योंकि वो अपनी लोकल चीजों पर ही अड़े रहते हैं, और यही हो रहा है। ये बात सही है कि वो अपनी वार प्रिपेयर्डनेस फुल फ्लेज में चल रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अमेरिका कब अटैक कर देगा इसको कुछ कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल सही बात है। बात ये हो रही है कि अभी इसके जो आज की प्रेस में जो ऑपरेशन जो रुका हुआ है, इसके अंदर रास्ते ये ढूंढे जा रहे हैं कि क्या इसको किसी तरह से बैलेंस आउट करके ये सप्लाई लाइंस को खोला जाए। हाँ। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अमेरिका जब तक उसको कुछ नहीं मिलेगा यहां से हटने के लिए तैयार होगा। बिल्कुल, पेश तो यहाँ पर भी फंसा हुआ है, क्योंकि ईरान कह रहा है कि जो ट्रंप दावा कर रहे हैं ना बार बार ट्रुथ सोशल पर, वो कह रहे हैं कि होर्मुज को अब खोल दिया जाएगा, लेकिन ईरान का कहना है कि वो कंट्रोल नहीं छोड़ने वाला है होर्मुज पर। और यूके देवनाथ जी, अब उसके पास ऑप्शन बचा भी क्या है? दशकों पीछे चला गया है ईरान, और यही एक मौका है उसके पास होर्मुज के जरिए अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने का। वंदना जी, ईरान बार बार यही कह रहा है कि जहां तक होर्मुज की बात है, पहले अमेरिका स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोले। जी, अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पश्चिम में जो पर्शियन गल्फ में है, वहां पर ईरान के 8 बंदरगाह हैं। हाँ। अमेरिका ने ईरान के इन 8 बंदरगाहों पर नाकेबंदी की हुई। इस तरह से ही स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पूर्व में जो ओमान की खाड़ी है, वहां पे अमेरिका की नेवी ने अपने 4 कॉम्बैट शिप्स को, नेवी के शिप्स को लगातार तैनात किया हुआ है 1 मार्च के बाद से। जी। दुनिया भर से अगर किसी भी देश का, चाहे ईरान का कोई पानी का जहाज या किसी भी देश, भारत या चीन का भी कोई शिप अगर ईरान की तरफ जा रहा है, तो अमेरिका की नेवी को पूरा ऑर्डर दिया गया कि उसको वहीं पर अरब सागर में ही, ओमान की खाड़ी में ही वापस कर देना है। जी। भारत के जहाजों को भी अमेरिका की नेवी ईरान के बंदरगाहों की तरफ नहीं जाने दे रही। अमेरिका की नेवी वहां से सिर्फ उन शिप्स को ही स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की तरफ जाने दे रही है, पर्शियन गल्फ की तरफ जाने दे रही है, जो कि पहले ये प्रूव करते हैं कि वो कुवैत, अबू धाबी, यूएई, सऊदी, ओमान, इनके बंदरगाहों पर जा रही है। जी। तो जैसे ही कोई जहाज हिंद महासागर से अरब सागर आता है, अरब सागर से ओमान की खाड़ी पहुंचता है, अमेरिका की नेवी छानबीन करती है उस शिप के कैप्टन से, चाहे वो जापान का ही शिप क्यों ना हो, कि आप कहाँ जा रहे हैं। अगर वो बोले कि वो ईरान के बंदरगाह जा रहा है तो उसको वापस भेज दिया जाता है, लेकिन अगर वो बोले कि हाँ वो जा रहा है अबू धाबी, यूएई, सऊदी के बंदरगाह में, तो उसको फिर अमेरिका की नेवी आगे प्रोसीड करने देती है। तो ईरान ने कहा है कि ईरान की जो ये घेराबंदी है, पहले इसको अमेरिका हटाए, हाँ। 5 मिनट के अंदर ईरान भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोल देगा। जी। अभी ईरान के पास शांति काल में युद्ध लड़ने का कोई जरिया बचा नहीं। एकमात्र दबाव वो डाल सकता है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को ईरान ने अपनी तरफ से बंद किया हुआ है। देखिए, सब देशों के लिए नहीं बंद किया है, ये हाँ। समझना पड़ेगा। जी जी। भारत, चीन, नॉर्थ कोरिया, रशिया के शिप्स को ईरान ने नहीं रोका हुआ है, ये भी समझना पड़ेगा। हाँ। भारत के जहाजों को कौन रोक रहा है? ये एक अद्भुत विडंबना है। अमेरिका की नेवी रोक रही है। अगर बॉम्बे से या गुजरात से एक भारत का शिप प्रोसीड करता है पर्शियन गल्फ की तरफ, और वहां कहता है कि वो ईरान के बंदर अब्बास में जा रहा है कच्चा तेल लाने, या खड़ग आइलैंड जा रहा है कच्चा तेल लाने, तो अमेरिका की नेवी भारत के चाइनीज या कोई भी शिप को, जापानीज, उसको वापस कर रही है। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप यूके देवनाथ जी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जो नीतियां हैं उससे समझ में आता है कि जो भी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी या विकसित होने के लिए अगर कोई राष्ट्र कोशिश कर रहा है तो उसमें भारत उभरता हुआ देश है, और इसीलिए उसके कदम पीछे खींचने की पूरी कोशिश अमेरिका कर रहा है। रशिया से तेल खरीदने को मना कर दिया, ईरान से आप बता भी रहे हैं कि जो शिप्स हैं उनको आने से रोका जा रहा है। यानी अमेरिका, मार्को रूबियो कल जब भारत आए हैं तो उन्होंने ये कहा कि दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में हम काम कर रहे हैं, चर्चा हो रही है, लेकिन इस तरीके की नीति अगर अपनाएंगे तो भरोसा उठेगा। वंदना जी, मार्को रूबियो का जो ये विजिट है भारत में, ये छद्म वेश में विजिट है। हाँ। अमेरिका
चाहता क्या है? देखिए, उन्होंने कल एक बहुत ही चालाक, चतुराई, क्लेवर बयान दिया कि भारत जितना कच्चा तेल चाहता है, गैस चाहता है, अमेरिका सप्लाई करेगा जी। ये भारत को फंसाने की अमेरिका की चाल है। ये चाल चल के अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप और मार्को रूबियो यह सुनिश्चित करना चाहते हैं, सुनिश्चित करना चाहते हैं कि भविष्य में हम रूस से कच्चा तेल ना खरीदें। जी। ऐसे भी अमेरिका भारत को रूस से कच्चा तेल नहीं खरीदने देता है। वो तो इस युद्ध के चलते जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कमी हो गई तो एज ए रिलीफ अमेरिका ने भारत को परमिशन दे दी कि ठीक है, हम अमेरिका से कच्चा तेल खरीद सकते हैं। जी। लेकिन आप देखिए, जैसे ही ये युद्ध बंद होगा, फर्स्ट ऑर्डर मार्को रूबियो का ये आएगा कि भारत फिर से जैसे पहले होता था कि रूस से कच्चा तेल नहीं आयात करना चाहिए, अमेरिका से आयात करना चाहिए। तो ये अमेरिका की एक नीति है जिसके तहत वो हमें रूस से अलग करके आस्ते आस्ते अमेरिका के साथ चिपकाना चाहते हैं। हाँ। 2018 से पहले भारत बड़ी तादाद में कच्चा तेल आयात करता था ईरान से, लेकिन 2019 के बाद से अमेरिका ने भारत को ईरान से कच्चा तेल आयात करने नहीं दिया, क्योंकि अभी भी अमेरिका चाहता है कि भविष्य में भारत ईरान से कोई भी सस्ता टेक्निकली अच्छा वाला कच्चा तेल ना ले। किससे ले? अमेरिका से। तो अमेरिका की तो पौ बारह हो गई ना जी। बिल्कुल अरविंद सिंह जी, लेकिन बाकी मुल्क जब इस वक्त में चीन से और अमेरिका से अपनी निर्भरता को खत्म करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, भारत पर उनका भरोसा बढ़ा है। अभी जब इटली गए थे प्रधानमंत्री मोदी, उस दौरान भी इस बात को लेकर खूब चर्चा हुई, IMEC को लेकर भी, जो कॉरिडोर है, कि बाकी मुल्क चाहते हैं कि डिपेंडेंसी कम हो, तो भारत कैसे अमेरिका पर और ज्यादा डिपेंडेंट हो सकता है जब आत्मनिर्भर भारत बनने का सपना हम देख रहे हैं? वंदना जी, ये बात बिल्कुल उल्टी है। हमारी अमेरिका पे डिपेंडेंसी तब तक खत्म नहीं हो सकती जब तक कि हम अमेरिका को एक कंज्यूमर मार्केट की तरह देखते हैं जी। जैसा कि चीन देखता है। हाँ। और भारत और चीन जैसे देशों की जो डिपेंडेबिलिटी है वो यूनाइटेड स्टेट पे बनी रहेगी, वो कभी भी खत्म नहीं की जा सकती, जो भारत के लोग अच्छी तरह से जानते हैं। अगर हमें हमारी बेरोजगार जनता के लिए हमें बहुत बड़े पैमाने पे उनको रोजगार देने के लिए जो सेकेंडरी सेक्टर है उसमें बहुत बड़ा प्रोडक्शन करना होगा जी। और वो प्रोडक्शन को खपाने के लिए हमें अमेरिका चाहिए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा खर्च करने वाला देश है। अब ये जो अमेरिकन है वो बहुत ही चालाक और बहुत ही तेज लोग हैं, जो पिछले 2 डिकेड से 20 साल से जो ईरान और भारत के संबंधों को और अमेरिका के संबंधों को या हमारी ऊर्जा सुरक्षा को जो लोग फॉलो कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मनमोहन सिंह जी साहब के टाइम में अमेरिका ने किस तरीके से भारत पर दबाव डालकर गैस पाइप को वहां से भारत आने से रोका था। और इसके पीछे मंशा एकदम साफ थी, क्योंकि अमेरिका का ईरान को बर्बाद करने का प्लान कोई अभी रिसेंटली या अभी का प्लान नहीं है, ये पिछले 3 से 4 डिकेड से अमेरिका का देखा गया सपना है कि ईरान को नेस्तनाबूद करके पूरे ही पश्चिम एशिया पे अमेरिकन झंडा फहराना चाहिए। जो प्रेसिडेंट ट्रम्प जो अमेरिकन झंडा जो ईरान के मैप पर दिखाते हैं, तो वो यूं ही नहीं है, ये अमेरिका का बहुत पुराना सपना है जिसे वो पूरा करना चाहता है। क्या भारत को इस सारी चीजों में मददगार होना चाहिए? तो 2 राय हैं। एक्सपर्ट पहला तो ये कहते हैं कि अमेरिका से अच्छे संबंध बनाने चाहिए, जो कि भारत ने की है पिछले 1 डिकेड की मेहनत, जो खासकर डेमोक्रेट्स के जमाने में, जो बाइडेन के जमाने में भी और प्रेसिडेंट ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान से लेके अब तक भारत और अमेरिकन ने बहुत मेहनत की दोनों को रिश्तों को सुधारने की, सुधरे भी और दोनों देश काफी करीब आए। पर ये टैरिफ लादने के बाद में और अमेरिकी धमकियां और उनके बिहेवियर के बाद में बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि भारत को सतर्क होना चाहिए और अपना एक अल्टरनेटिव जो है वो RIC में भी देखना चाहिए। RIC का मतलब रशिया, इंडिया और रशिया, ईरान और चाइना नहीं है, वो रशिया, इंडिया और चाइना होना चाहिए, ना कि ईरान उसकी जगह उसका प्रतिस्थापन होना चाहिए। तो यहाँ ये चीजें, क्योंकि भले ही अमेरिका से भारत के हित जुड़े हुए हो, पर अगर चीन और भारत दोनों मिलकर साथ काम करते हैं तो बहुत सारे ऐसे कॉमन एरियाज हैं। यहाँ तक कि भारत के बहुत सारी
जो इंडस्ट्रीज है वो चीन पे डिपेंड करती है। जी। और उसके अलावा भारत के यहाँ इंटरनल ग्रोथ के लिए जो चाइनीज टेक्नोलॉजीज हैं जो कि बहुत तेजी से प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार हैं, वो भारतीयों को सीखने की और उससे आगे बढ़ने की बेहद जरूरत है, जो कि हो नहीं पा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ के कामगार बहुत लंबी संख्या में, बड़ी संख्या में चीन नहीं जा पा रहे हैं। और ऐसा उल्टा नहीं हो रहा है, क्योंकि भारत और चीन के संबंध दशकों से काफी ठंडे बस्ते में रहे हैं। जब तक ये सारी चीज नहीं होगी, हम एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के खिलाड़ी नहीं होंगे। तब फिर या तो हमें पूरी तरीके से अमेरिका परस्त होकर काम करना चाहिए, जैसे कि कोल्ड वॉर के जमाने में पाकिस्तान ने किया था, या अगर कोई स्वतंत्र विदेश नीति अपनानी है तो उसकी दिशा में फिर काम करना चाहिए। नहीं तो दोनों ही नहीं हो पाएगा। दो नावों में सवारी करना कभी कभी खतरनाक होता है। वंदना जी। बिल्कुल संजीव जी, ये भी समझना चाहेंगे कि अमेरिका की क्या नीति पहले से स्पष्ट थी जिसके बारे में दुनिया अनभिज्ञ रही, क्योंकि जब इजराइल और अमेरिका ने मिलकर हमला किया ईरान पर, उस दौरान ही कहा जा रहा था कि अमेरिका में भी लोग पूछ रहे हैं कि अमेरिका का इसमें क्या फायदा होगा, और केवल रिजीम चेंज की बात होती तो वो बात तो बहुत पहले खत्म हो गई थी, क्योंकि वहाँ पर लोगों ने उस तरीके से प्रोटेस्ट किया नहीं जैसा कि अमेरिका चाहता था। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप की तेल वाली जो नीति है उससे स्पष्ट हो रहा है कि वो चाहते थे कि ईरान पर दबाव बनाएं, ईरान को दूसरे देशों से अलग थलग किया जाए और अमेरिका पर तेल को लेकर डिपेंडेंसी लोगों की बढ़े। क्या ये उनकी नीति थी? वंदना जी, जो मेरा मानना था आज भी मेरा मानना कंसोलिडेट हो चुका है, और मैं ये आज भी फर्मली बिलीव करता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब का ये जो अटैक था, ऑपरेशन था, ये तो बहुत सालों से पेंडिंग था। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप साहब का नहीं कहूंगा, अमेरिका का कहूंगा, क्योंकि कारण इसके बिल्कुल साफ साफ समझ में आते हैं। अमेरिका के लिए उसका यूरेनियम या बाकी चीज बहुत छोटी चीज है। आज के दिन में अमेरिका का कंसर्न ये है कि उसकी डॉलर की डिमांड लगातार बनी रहे, और वो डॉलर की डिमांड का बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है पेट्रो डॉलर के जरिए। अमेरिका ये कभी नहीं चाहेगा कि दुनिया का कोई भी व्यापार डॉलर से बाहर जाए, या दूसरे शब्दों में ये कह लीजिए कि पूरा पूरा वो चाहता है कि जितना व्यापार हो मैक्सिमम डॉलर के माध्यम से हो, डॉलर उसका मीडियम रहे हमेशा। अब पिछले कुछ 5-6 सालों की जो डेवलपमेंट हुए हैं ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में, उससे अमेरिका को थोड़ी चिंता हुई है। जैसे ब्रिक्स का अस्तित्व में आना और ब्रिक्स का अपनी चीजों को लेकर आगे बढ़ना, और बहुत सारी चीजें ऐसे सामने आ रही थी, ब्रिक्स की अपनी करेंसी भी वो लोग लाने वाले हैं। अमेरिका ने बहुत कोशिश की कि भारत को इससे थोड़ा दूर किया जाए, उन्होंने बहुत कन्विंस करने की कोशिश करी, लेकिन भारत अभी नहीं हुआ। देखिए, ब्रिक्स में दुनिया की 3 महाशक्तियां इकोनॉमिक वाइज से भी देख लीजिए। रूस एक मिलिट्री माइट है, चाइना मिलिट्री इकोनॉमिक माइट है, भारत इकोनॉमी और मिलिट्री माइट है। चौथी दुनिया की मतलब टॉप 4 में से 2 महाशक्तियां इकोनॉमी वाइज से इसके अंदर है। चलिए, रूस इकोनॉमिकली इतना नहीं है, तो सारा खेल यहां पर है कि खाड़ी के देश जीसीसी कंट्री जिस तरह से पेट्रो डॉलर के जरिए जो सपोर्ट कर रहे थे, उसमें आई कमजोरी। और ये भी एक पॉइंट का एक प्रेशर पॉइंट है इस टाइम यूएस के ऊपर, क्योंकि जीसीसी कंट्रीज को वो जो सुरक्षा का भरोसा था वो टूटा है, और इस सुरक्षा के भरोसे टूटने के अंदर जीसीसी कंट्रीज ने भी थोड़ा ये सोचना शुरू कर दिया है क्या फ्यूचर में, क्योंकि ईरान उनका परमानेंट राइवल रहने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि अगर ईरान के अंदर एक पॉलिसी चेंज होता तो जाहिर सी बात है ईरान अपने पूरे खित्ते, पूरे एरिया के अंदर बैठ के जीसीसी कंट्री के साथ एक अपना समझौता एग्रीमेंट क्रिएट करता, और इकोनॉमी के हिसाब से अपने पूरे ये खाड़ी का जो पूरा एरिया है, मिडिल ईस्ट का पूरा एरिया है, इसके अंदर इकोनॉमी एक बैलेंस वे में चल पाती। लेकिन ईरान क्या है कि ईरान चाहता है स्वामित्व, पूरा प्रभुत्व अपने एरिया के ऊपर। तो ये बात तो मान लीजिए कि अगर ये युद्ध बंद भी हो जाता है, फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट जस का तस रहेगा, भले ही कितना नुकसान हो गया दोनों साइड में। दूसरी बात, फर्ज कीजिए वंदना जी कि आज ईरान अपनी चीजों को एग्री भी कर जाता है ईरान की शर्तों पर, सॉरी अमेरिका की शर्तों पर। देखिए, पेट्रोल के दाम बढ़ाना कोई नई बात नहीं है यार। पेट्रोल ऊपर नीचे, पेट्रोल का मतलब है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होना, कोई नई बात नहीं वर्ल्ड ओवर। लेकिन आप किसी चीज को एक तरह से ब्लैकमेल का जरिया बना लो, ये पूरा वर्ल्ड इस चीज को बड़ा नेगेटिव उसमें लेगा। कारण, चलो मैं भारत पे आता हूं। मैं भारत के लिए देखिए, कुछ भी हो जाए हमने ये सीख लिया है कि किसी भी देश पे ओवर रिलायंस अपने लिए एक हाराकिरी की तरह होता है।
हमको भी जैसे हम 40 देशों के करीब छोटा मोटा करके 40 देशों के साथ इस टाइम अपना ट्रांजैक्शन करने की तरफ बढ़े हैं या हो रहे हैं। लेकिन हमें ये करना पड़ेगा कि हमें आगे के ऐसे किसी कॉन्फ्लिक्ट में अपने आप को जैम नहीं कराना है। अपनी इकोनॉमी बढ़ती हुई है, ये बात सही है कि अमेरिका हमको एक चाइना के स्ट्रॉन्ग एक खड़ा करना चाहता है, बट अमेरिका ये कभी नहीं चाहेगा कि भारत इतना मजबूत कंट्री बने कि वो कल चाइना का रूप ले ले या चाइना की तरह उसको आंखें दिखाए। यही कारण है कि पिछले साल ईरान युद्ध जब 12 दिन का युद्ध हुआ, उससे पहले भी ट्रंप साहब ने जो टैरिफ वार छेड़ा था इसमें साफ इसमें इसका असर नजर आता है। एक और चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर ये युद्ध बंद हो जाता है आज की डेट में भी, ना ही अमेरिका इतना बड़ा गेनर है, ना ही ईरान गेनर है, सबसे बड़ा गेनर उभर के निकलेगा चाइना। चाइना इससे बड़ा, और उसकी शर्तें उसके अंदर जरूर इनकॉर्पोरेट होगी। पर्दे के पीछे जो डिप्लोमेटिक लेवल चल रहा है, चाइना सेंट्रल स्टेज में आया पिछले 1.5 महीने के अंदर। शुरू का तकरीबन 1.5 महीना चाइना इससे ऑलमोस्ट सपोर्टिव रोल में रहा, ईरान के हार्डवेयर देना, इंटेलिजेंस देना, सैटेलाइट लाइव फीड देना, सब कर रहा था, आज भी कर रहा है। लेकिन ये देखिए कि सबसे पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जाते हैं, फ्रेंच के राष्ट्रपति जाते हैं, अरागची साहब जाते हैं, और लगातार संपर्क भी चल रहा है। ट्रंप साहब खुद जाते हैं इतना बड़ा डेलीगेशन लेकर, पुतिन साहब जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि चाइना सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन चुका है, इसको हमें डिनाई नहीं कर सकते। तो कुल मिला के बात यह है कि ये युद्ध यहाँ की स्थिति में खत्म होता है, ये फ्यूचर के युद्ध का एक दूसरी प्रोबेबिलिटी को जन्म देके जाएगा। ठीक है, यूके देवनाथ जी, इससे तरह इजराइल की भूमिका पर सवाल है, क्योंकि इजराइल जिस तरीके से आप बैकफुट पर है एक तरीके से, क्योंकि फ्रंट फुट पर तो डोनाल्ड ट्रंप खेल रहे हैं। शुरुआत भले ही इजराइल ने की थी, इजराइल को इस युद्ध से क्या हासिल हुआ, और अमेरिका अगर इस जंग को रोक देता है तो इजराइल का क्या वो मकसद पूरा हो पाएगा? वंदना जी, ईरान के विरुद्ध इजराइल शुरुआती दौर से ही रहा है जी। ये सोचना कि इजराइल ने कभी ईरान को नाराज नहीं किया, देखिए हम सोचते हैं कि 1979 के विद्रोह के बाद से ही ईरान इजराइल के खिलाफ आया। अगर आप देखें ईरान की जो जब वहां शाह ऑफ ईरान थे, मैं 1974-1975 की बात कर रहा हूँ, यानी 1979 के रिवॉल्यूशन से 5 साल पहले की बात कर रहा हूँ जी। जो ईरान की सीक्रेट पुलिस थी सवक, वो किसके साथ काम कर रही थी? अमेरिका के शहर पर मोसाद और सवक एक साथ काम करते थे। क्या काम करते थे, ये हिस्ट्री में बहुत ही रोचक है। 1979 रिवॉल्यूशन के पहले ईरान में गांवों में, कस्बों में, दूर दराज के क्षेत्रों में लोग जो थे थोड़े परंपरागत विचारधारा के थे, किसी भी देश में होता है। अब धार्मिक विचार ईरान में हमेशा बहुत स्ट्रांग रहा है, किसी भी देश में होता है, गांवों में, कस्बों में, छोटे शहरों में, भारत में भी। लेकिन जो शाह ऑफ ईरान थे वो तेहरान में 2 चीज कर रहे थे, एक पश्चिमी सभ्यता को बढ़ावा देना, दूसरा ईरान की जो पूरी ऑयल इंडस्ट्री थी उन्होंने अमेरिका के ऑयल कंपनीज को सेल आउट कर दी थी। तो ईरान में बहुत बड़ा एक अंदरूनी विक्षोभ था, अंदरूनी खलबली मची हुई थी 1974 के बाद से। तो इनको धरपकड़ करके जेल में डालना, ये लाखों की संख्या में लोगों को जेल में डालना, हजारों को प्रताड़ना देना, ये कौन कर रहा था? सवक। और मोसाद जो है अमेरिका की शह पर, मोसाद, मैं इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी की बात कर रहा हूँ, कि जितने आयतुल्ला और उनके 70 साल 80 साल के जितने लोग हैं, ये इन सब की उम्र जब 20 साल थी, 25 साल थी, इन सबको सवक में जेल में डाला हुआ था। वह मूवमेंट बड़ा होकर ईरानियन रिवॉल्यूशनर हुआ और फलीभूत हुआ 1979 में। यह पृष्ठभूमि अध्ययन करने के लिए बहुत ही रोचक चैप्टर है। इसीलिए जिस दिन, क्योंकि ये जो हम बोलते हैं ना ईरान इजराइल के खिलाफ है, क्यों? क्योंकि 1979 रेवोल्यूशन के बाद आप लिस्ट कीजिए टॉप के जो 30-40 नेता ईरान के, आयतुल्ला डाउनवर्ड, इन सबको ईरान की सवक ने मोसाद की मदद से जेल में भर भर के, तब इन लोगों की उम्र थी 18 साल 22 साल, इन सबकी प्रताड़ना की थी।
तो जैसे ही ईरान में रिवॉल्यूशन हुआ, ये सब पावर में आए, इन्होंने सबसे पहले तो 100 के जितने पुलिस ऑफिसर्स थे उनको चुन चुन के टारगेट करके एलिमिनेट किया, न्यूट्रलाइज किया। जी। जाहिर बात है किसी भी देश में होगा रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन। हाँ। और उसी 1979 के पहले से ही इन सब रिवॉल्यूशनर्स ने तय कर लिया था कि क्योंकि मोसाद इनको चुन चुन के मारने की कोशिश कर रहा है सबक की मदद से, क्योंकि अमेरिका उनको बोल रहा था। अमेरिका क्यों बोल रहा था? क्योंकि ये जो रिवॉल्यूशनरीज थे 1974 1975 की मैं बात कर रहा हूं, ये अमेरिकन ऑयल इंडस्ट्रीज के खिलाफ थे, ईरान के पश्चिमी सभ्यता को एडॉप्ट करने के खिलाफ थे। तो जब ये आजाद हुए, सबसे पहले इनका क्या हुआ, आप हैरान रह जाएंगे। हम कहते हैं कि ईरान ने अमेरिकन एम्बेसी को काबू में कर लिया, 1979 की बात कर रहा हूं, इनको धरपकड़ कर लिया, इनको बंधक बना लिया। उस वक्त क्यों बनाया? चुपचाप अमेरिकन एम्बेसीज के लोगों को जाने दे सकते थे। ऐसी क्या बात हो गई कि ईरान को अमेरिकन एम्बेसी के लोगों को बंधक बनाना पड़ा? क्योंकि अमेरिका की एम्बेसी एक्टिवली इन्वॉल्व थी इन रिवॉल्यूशनरीज को पकड़ पकड़ के जेल में भरने में। ईरान की सरकार की मदद करती थी, सवाक की मदद करती थी। हाँ। यह चैप्टर जब तक हम नहीं अध्ययन करेंगे, पीएचडी जो कर रहे हैं सबको मालूम है। हाँ। यह चैप्टर जब तक हम नहीं अध्ययन करेंगे, हमें इस पूरे युद्ध का कारण नहीं पता लगेगा। जी बिल्कुल। संजीव जी, ईरान में जो डिसीजन है अभी आपको क्या लग रहा है कि कौन ले रहा है? आईआरजीसी है, वहाँ की सरकार है, या क्योंकि जो अब बात सामने आ रही है, रिपोर्ट जो बता रही है कि ईरान तैयार हो गया यूरेनियम संवर्धन को अलग शिफ्ट करने के लिए, तो वहाँ की जनता क्या इसको स्वीकार करेगी? क्योंकि जनता की सिंपैथी इस वक्त सरकार के साथ इस युद्ध को लेकर ही है, जो हालात बने थे ईरान में और अमेरिका ने जिस तरीके से दबाव बनाने की कोशिश की, या फिर इजराइल अमेरिका ने मिलकर हमला किया। वंदना जी, पहले वहां के लोगों की थोड़ी हालात अपने हिसाब से बताने की कोशिश करता हूं, यूरेनियम का पॉइंट बाद में लेता हूं। हाँ। देखिए, अमेरिका ने पहले कई कोशिश करी और ये भी कहा कि वी आर कमिंग, जबकि वहां पे जो दिसंबर जनवरी में जो वहां लोगों का गुस्सा फूटा, और ये माना जाता है कि तकरीबन 30 से 35 हजार लोगों को एग्जीक्यूट किया गया, मारा गया। अब ईरान के साथ उसकी एक तरह से उसके साथ में पॉजिटिव जाती है कि उसके बारे में वर्ल्ड को पता ही नहीं चलता कि हो क्या रहा है। तो देखा जाए वर्ल्ड का ओपिनियन फॉर्म एक तरह से फॉर्मली नहीं हो पाता, और कयास के बहाने यानी एनालिसिस के बहाने उस चीज को हम जब बातचीत करते हैं तो प्लेटफॉर्म पे रखने की कोशिश करते हैं। अब वहां पे कितने लोग आए, ये बात बिल्कुल सही है कि आईआरजीसी या वहां की जो मॉरल पुलिस है उसका अत्याचार से लोग फिलहाल डरे हुए हैं, ये तो बात पक्का है। और इस टाइम आप कितनी भी उनको कोशिश कर ले एनकरेज करने की, आंतरिक विद्रोह करने की, वो नहीं करेंगे। हाँ। क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा एक तरह से मर्डरस एक सागा देखा है पिछले 4 महीनों के अंदर, 4-5 महीनों के अंदर। अभी आता हूं, देखिए, लेकिन मैं दूसरा पॉइंट इसके साथ ये कनेक्ट करता हूं कि कोई भी देश की जनता जब उस पर कोई अटैक होता है, यूनाइट होती है स्पिरिट के अंदर, भावनाओं के तहत कि भाई मेरे देश पर अटैक हुआ है, तो वो खड़े हो जाते हैं। अभी सुना है कि वहां महिलाओं को ट्रेन किया जा रहा है, कोई हर्ज नहीं। हाँ। महिलाएं भी पार्ट, इकोनॉमी का पार्ट है, डिफेंस फोर्सेस का भी पार्ट है। दे आर वेरी वेल कैपेबल ऑफ फाइटिंग ऑफ एनी कंट्री फॉर द मदरलैंड। लेकिन क्या हो रहा है कि यहां पर इस टाइम उनको जो अंदर के लोग हैं उनको हार्डशिप जरूर फेस कर रहे हैं, और ये जो भावनाएं हैं, स्पिरिट है, देशभक्ति की भावनाएं हैं, ये कुछ समय तक जरूर चलती है और अपने पराकाष्ठा यानी एपेक्स यानी टॉप में रहती है, क्योंकि जब उन्हें लगता है कि बाहरी आक्रमण देश पर आया है। लेकिन ये जब चीज ज्यादा खिंच जाती है तो वो भावना सैचुरेट होने लगती है, और इस सैचुरेशन के तहत लोग बाग फिर बोलना शुरू कर देते हैं, और पिछली गई बातों को आगे बढ़कर वो अपनी हार्डशिप को बहुत ज्यादा नहीं झेल पाएंगे। यही चीज को लेकर मेरे ख्याल से यूएस काम कर रहा है कि चारों तरफ से एनसर्किल करो, कोई भी इकोनॉमी की ऑक्सीजन ईरान के पास मत जाने दो, उसको एक तरह से स्क्वीज कीजिए। यही बात है कि वो किसी भी, जैसे देवनाथ साहब बोल रहे थे कि
पहले अमेरिका रोक लेता है, और चलो अमेरिका भी अंदर जाने देता है, ईरान रोक लेता है, तो देखा जाए डबल फिल्टर लगा हुआ है। उसकी वजह से ईरान की इकोनॉमी पे बहुत प्रेशर आ चुका है, निश्चित रूप से आ चुका है। और अमेरिका चाहता है कि अगर ये टाइटनेस, ग्रिप एंड सर्कलिंग अगले कई महीनों तक चली जाए तो निश्चित रूप से ईरान के अंदर बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। बीच में कुछ विचार आते हैं जी, नहीं ऊपर के रास्ते चाइना तक वो ट्रेन के रास्ते अपना ऑयल, ये नहीं वर्कआउट होता है। शिपिंग लाइन्स, शिपिंग कम्युनिकेशन लाइन बहुत बड़ा माध्यम है और चीप माध्यम है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पेट्रोलियम ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसका सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। ये बात देखते हुए वहां के एनर्जी रिसोर्सेज पर जब इतना बड़ा प्रॉब्लम आ रही है तो ईरान भी अपने रुख में लचीलापन अपनाने की कोशिश उसे करनी चाहिए। लेकिन वहां के डिसीजन आईआरजीसी गवर्न कर रहा है, और ये भी एक तरह से एनालिस्ट मेरा अपना है कि वहां के पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन और वहां की आईआरजीसी का जो डिसीजन मेकिंग बॉडी, दोनों के बीच में रिफ्ट है, क्योंकि इंटरनेशनल यानी जियोपॉलिटिकल विजन नहीं होता मिलिट्री के पास। वो सिर्फ अपनी पावर पोजीशनिंग में बिजी रहते हैं, वही कोशिश रहते हैं। और ईरान अपनी पावर पोजीशनिंग इसलिए भी कर रहा है कि उसके पास ऑप्शन क्या है इसके अलावा। बात सही है, जैसे कि हमारे विदेश मामलों के जानकार साहब अरविंद जी बोल रहे थे, ये बात बिल्कुल सही है कि क्या करता है ईरान मैक्सिमम माइलेज करने की कोशिश में, जब समझौता एंड की तरफ आएगा नई डिमांड प्रोजेक्ट कर देगा। अब मुझे नहीं लगता कि अमेरिका ने कोई भी दुनिया में देश फ्यूचर की गारंटी देगा कि वहां पर अटैक नहीं करेंगे। आप पूरी दुनिया के अंदर अपने प्रोक्सीज के थ्रू तराही तराही मचाएंगे, लोगों का कत्लेआम करेंगे। बात ये नहीं होती कि 10 मरे के 100 मरे। आपने जब एक घृणित और नृशंस कार्य किया है तो उसका जवाब इजराइल ने दिया है। अब उनके ईरान के सिंपैथाइजर ये कहते हैं कि आपने गाजा में इतने हजार लोग मार दिए। वंदना जी, बात ये नहीं होती है। बात ये होती है जब ऑपरेशन शुरू होता है तो अगर किसी के 10 मरते हैं तो दूसरे के 100 भी मरेंगे, 500 भी मरेंगे। डिपेंड करता है कि मिलिट्री ऑब्जेक्टिव उस टाइम के उस देश के क्या है, और वो देश अपने देश के नागरिकों को सुरक्षित करने के लिए कितने स्टर्न मेजर ले सकता है। बिल्कुल, सवाल यहाँ पर इसलिए यह भी उठता है कि राजनीतिक इच्छा है डोनाल्ड ट्रंप की इस युद्ध को रोकने की, क्योंकि कुछ दिन पहले तक तो ये खबरें आ रही थी तेजावत साहब कि वो कह रहे हैं कि अब की बार संपूर्ण इलाज ईरान का हम करेंगे, ये ना हो कि कुछ दिन बाद फिर से ये समस्या पैदा हो जाए। और अब रिपब्लिकन सीनेटर भी ये आवाज़ उठा रहे हैं कि सैन्य कार्रवाई होनी चाहिए। जो खबरें आ रही हैं कि ईरान तैयार हो गया है समझौता करने के लिए, डोनाल्ड ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि 50-50 चांसेस हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भी चाहते हैं कि अब शांति हो। तो ये जो रुख बदला है और जो अमेरिका में अब आवाज़ उठ रही है कि सैन्य कार्रवाई होनी चाहिए, अभी आपको ऐसे बीच में नहीं छोड़ना है, तो क्या समझ में आ रहा है कि अगला कदम क्या होगा? देखिए, मुझे जहां तक यूनाइटेड स्टेट की घरेलू राजनीति का संदर्भ समझ में आता है, खासकर डेमोक्रेट्स के व्यू पॉइंट से, तो वो प्रेसिडेंट ट्रंप की जो प्रेजेंट फॉरेन पॉलिसी है उसके सपोर्टर्स नहीं हैं। और जो रिपब्लिकन पार्टी में काफी बड़ी संख्या में वे लोग हैं जिनका जो आधार है वो या तो मुस्लिम पॉपुलेशन है या खासकर साउथ एशियन पॉपुलेशन है, इंडियन पॉपुलेशन है। तो वो लोग भी दरअसल प्रेसिडेंट ट्रंप की नीतियों के खिलाफ बोल रहे हैं। जैसे कि मेरे साथ ही एक रिपब्लिकन पैनलिस्ट जो थी, उन्होंने भी बार बार प्रेसिडेंट ट्रंप की नीतियों की मुखालफत की है। तो ये तमाम चीजें हैं जो कि मुझे लगता है कि प्रेजेंट जो यूएस पॉलिटिकल सिनेरियो है उसको समझने में हमें मदद करता है। एक दूसरी बात यह है कि बार बार जैसे कि आज हमने इस पैनल के एक्सपर्ट से भी पूछा और ये बार बार ये सवाल आता है कि दरअसल ईरान पे कंट्रोल किसका है जी। तो इसको थोड़ा सा महीन तरीके से समझने की ये जरूरत है कि जो आईआरजीसी से जो मुस्तफा खामनेई है वो बहुत ही पहले से जुड़े रहे हैं। ये बहुत ज्यादा मीडिया से दूर रहे हैं और जब अयतुल्ला खामनेई थे, पर ये सब देखते थे और आईआरजीसी पे कंट्रोल इनका काफी जबरदस्त रहा है। तो ऐसे में अगर आईआरजीसी कोई डिसीजन लेती है तो समझिए कि वो मुस्तफा खामनेई के कंसेंट से लिया जा रहा है, क्योंकि वहां के जितने भी जो टॉप लीडर्स हैं वो उनके संपर्क में हैं और वो हैं। वो बात अलग है कि अयतुल्ला खामनेई की तरह वो एक तरीके से पब्लिकली आके वैसे बात नहीं करते हैं जैसे कि वो किया करते थे या उनकी पब्लिक अपीयरेंस काफी ज्यादा रहा करते थे। तो पहले तो ये समझने की जरूरत है कि आईआरजीसी के डिसीजन और मुस्तफा खामनेई के डिसीजंस में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। और जो ईरान का जो शुरू से ही जो सेटअप रहा है, अगर हम ये कहें कि पहले अयतुल्ला खामनेई का ज्यादा दबदबा था और अब आईआरजीसी का हो गया, तो वो लगभग वैसा ही है।
तो ये क्योंकि इस संदर्भ से जुड़ रही थी, तो यह बात मैंने कही। और प्रेसिडेंट ट्रंप की जहां तक हमला लेने की डिसीजन की बात है, मुझे लगता है कि अभी तुरंत में ऐसा नहीं हो पाएगा। उसके कुछ तो कानूनी कारण भी है और कुछ अमेरिका के आंतरिक हालात भी है। ये हो सकता है कि मिड टर्म के बाद में यहाँ से फौजों की छटनी भी शुरू हो जाए, हाँ। और लोग अपने अपने घरों में लौटना शुरू कर दें। पर उसके बावजूद भी एक बड़ा कड़ा कदम भी लिया जा सकता है। तो मतलब ये एक वो हल्की लकीर है जहां अगर इस तरफ कुछ लोग झुकते हैं तो एक बहुत ही पूरा का पूरा जो वेस्ट एशिया है वो एक बहुत लंबी लड़ाई में चला जाएगा। और अगर दूसरी तरफ जाते हैं तो यहाँ से शांति हो जाएगी। भारत लगभग इस चीज के लिए तैयार है कि ये लड़ाई लंबी होगी, और भारत इसीलिए अपनी जो तैयारियां हैं वो यही कर रहा है। और आपने जो वंदना जी जिसका जिक्र किया था IMEC प्रोजेक्ट का, तो उसमें भी हो सकता है कि थोड़ा हम बदलाव के साथ हम उस दिशा में बढ़े। शांति हमारे लिए बहुत जरूरी है, तभी हम आगे के प्लान्स पे ऊपर काम कर पाएंगे, खासकर भारत के संदर्भों से देखें। वंदना जी। बिल्कुल यूके देवनाथ जी, अब क्योंकि अमेरिका भी कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से समझौता हो जाए, लेकिन अभी तक ईरान अपने प्रस्ताव रख रहा था, अपनी शर्तें रख रहा था। पाकिस्तान में भी यही हुआ था। ईरान का कहना है कि हॉर्मुज ब्लॉकेड को पहले अमेरिका खोले, हॉर्मुज का कंट्रोल हम नहीं छोड़ेंगे। तो ये यूरेनियम संवर्धन से इतर बात है, या फिर आपको लग रहा है कि वाकई कोई डील ऐसी हो गई है मध्यस्थता के जरिए, चाहे वो कतर के जरिए हो चाहे पाकिस्तान के जरिए हो, जिससे अब उम्मीद की किरण जगी? हाँ, उम्मीद की किरण इसलिए जग रही है क्योंकि कतर, सऊदी, UAE ये सब डोनाल्ड ट्रंप के साथ बात कर रहे हैं। शायद डोनाल्ड ट्रंप को कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है कि वह सबसे पहले तो किसी तरह के एक सीज फायर के लिए एक इंडिकेशन दे दे। डोनाल्ड ट्रंप शायद लगता है कि सीज फायर के लिए एग्री हो जाएंगे, यानी कंटिन्यूएशन ऑफ सीज फायर। अब वो ईरान कह रहा है कि सीज फायर टेम्पररी नहीं होना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए। हाँ। तो आगे बातचीत बढ़ रही है। शायद सऊदी के प्रिंस MBS ने भी बात की है डोनाल्ड ट्रंप के साथ और कन्विंस करने की कोशिश की है कि सीज फायर को परमानेंट डिक्लेयर कर दें, क्योंकि उसके बाद बातचीत की अगली कदम सेकेंड फेज की बातचीत चालू होगी, जिसमें अमेरिका कहेगा कि उन्होंने स्टेट ऑफ हार्मुज को खोल दिया है, और उसके 5 मिनट के अंदर ईरान भी डिक्लेयर कर देगा कि स्टेट ऑफ हार्मुज खुल गया। ये सेकेंड फेज में होगा। जाहिर बात है 2-3 दिन, 1 हफ्ता समय लगेगा ये सेकेंड फेज को नेगोशिएट करने में। और उसके बाद थर्ड फेज में यह प्रपोज किया जा रहा है कतर, UAE, अबू धाबी, सऊदी द्वारा, पाकिस्तान द्वारा भी, तुर्की द्वारा भी थर्ड फेज में वार्तालाप चलेगी कि कैसे ईरान आस्ते आस्ते अपने 400 किलो संवर्धित यूरेनियम को किसी और देश को सौंप देगा। वो बातचीत लंबी चलेगी, क्योंकि अमेरिका कह रहा है कि अमेरिका को दो, ईरान कह रहा है कि हम ज्यादा से ज्यादा रूस को दे सकते हैं। जी बिल्कुल संजीव जी, एक बात यह भी है कि ईरान को जब ये समझ में आ गया कि कोई कंट्री उसके साथ खुलकर सामने नहीं आई है और उसने हर तरीके से कोशिश कर ली है, क्या ऐसे वक्त में वाकई वो अपने यूरेनियम संवर्धन को किसी के सुपुर्द करने के लिए तैयार होगा, जैसी कि ये रिपोर्ट आ रही है? और दूसरा सवाल ये भी है कि अमेरिका जो पिछले इस हफ्ते की शुरुआत तक ये कह रहे थे डोनाल्ड ट्रंप कि युद्ध करने वाले हैं, लेकिन 1 घंटा पहले युद्ध करने से जो सऊदी अरब है, कतर है, UAE है, उनके कहने से युद्ध रोक दिया। ये डोनाल्ड ट्रंप का खुद का कहना है, मध्यस्थता हो गई है। क्या ये बीते 3-4 दिन के डेवलपमेंट्स कुछ ऐसा हुआ है उसमें जो हम सब की जानकारी नहीं है? वंदना जी, मुझे लगता है कि जो GCC कंट्रीज पे जो इकोनॉमिक का प्रेशर आया, एक तरह से उनकी बैकबोन हिली है। कारण यह है कि ईरान ने उनकी जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है, देखिए शिपमेंट तो तब होगा ना जब प्रोड्यूस होगा कोई चीज। जो प्रोडक्शन फैसिलिटी पे इतना बड़ा डेंट आया है, उसको देखते हुए उनकी पूरी इकोनॉमी इसी पूरी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एनर्जी के ऊपर घूमती है। तो उनका ये कहना है फिलहाल कि किसी भी तरह से हमारी जो एनर्जी की सप्लाई है वो कैसे जारी करें। तो ये चीज अमेरिका को बहुत तंग कर रही है, उसके लिए ये डबल नुकसान हुआ है। पहली बात तो उसकी विश्वसनीयता गई है कि वो अपने मित्र देशों को, जो कि उसको पेट्रो डॉलर के जरिए दुनिया में राजा बनाए हुए हैं, उसको हिट हुआ है। दूसरी बात कि जो उनकी इकोनॉमी है, उनके यहाँ कोई खेती इतनी बड़ी नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, उनका सबसे बड़ा जो अर्निंग सोर्स है वो एनर्जी का एक्सपोर्ट है और प्रोडक्शन है। जब प्रोडक्शन नहीं है तो एक्सपोर्ट नहीं होगा, और एक्सपोर्ट जो प्रोडक्शन हो भी रहा वो एक्सपोर्ट हो नहीं रहा क्योंकि डबल फिल्टर लगा हुआ है। तो इसकी वजह से बहुत अंदर से GCC कंट्री ये कह रहा है कि किसी भी तरह से आप इसको एक सम्मानजनक तरह से आपका भी सम्मान रह जाए और चीज को आगे मूव ऑन कराइए।
दूसरी बात, यूरेनियम की बात आता हूं। देखिए, ईरान भी ना कैट एंड माउस का गेम खेल रहा है। कैट एंड माउस ये है कि उसको मालूम है कि जीसीसी कंट्रीज, वर्ल्ड का प्रेशर अमेरिका के ऊपर आ रहा है डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू। तो वो ये चाह रहा है कि अमेरिका खुद ही मान जाए, मुझे अपना यूरेनियम ना देना पड़े, हाँ। और इस पे मैं इसके ऊपर मैं ऐसी बातें कर लूं कि मेरे पास भी रह जाए। देखिए, पहली बात तो ये है कि 450 केजी यूरेनियम को 60% बनाना आज के टाइम में कोई बड़ी बात नहीं है। जी जी। बिल्कुल नहीं है। आप दोबारा बना सकते हो, चाइना आपको ऑफ द शेल्फ भी दे सकता है, हाँ। नॉर्थ कोरिया दे सकता है आपको, पाकिस्तान, वो भी एक तरह से देखा जाए, क्योंकि पाकिस्तान में तो चोरी छिपे का खेल चलता है। AQ खान सागा सबको मालूम है, अब्दुल कादिर खान उनके जो पकड़े गए थे पूरे स्मगलिंग में वर्ल्ड ओवर। तो मुझे लगता है कि ये यूरेनियम वाला पॉइंट जो है, ये एक फेस सेविंग है यूएस के लिए, कि जिससे वो कह सके भाई हमारा मेन जो कॉज था वो ये था, और उसको हो सकता है यस वो रशिया को दे सकता है, लेकिन कोशिश ये रहेगा कि उसकी कि वो ऐसा कुछ कर ले, कहेगा कि मैं अगले 15 वर्षों में इसको नष्ट कर दूंगा, समथिंग लाइक दैट। लेकिन ईरान नहीं करने वाला। ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब की तरफ जाएगा, चाहे जिस वे में एग्रीमेंट आ जाए वो बनाए, क्योंकि उसका बड़ा रिपरकशन ये होता है कि आपकी जियोपॉलिटिकल लेवल पे बार्गेनिंग पावर, आपकी स्टैंडिंग ज्यादा ऊंची हो जाती है। हालांकि वर्ल्ड के अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब्स का, न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल मुझे नहीं लगता कभी होगा, क्योंकि इसके रिपरकशन, इसके प्राइस बहुत हैवी है। हाँ। इसके स्टेक्स बहुत हैवी है मंद जाने, लेकिन ये आपकी पोजीशनिंग में बड़ा हेल्प करता है। तो यही रीजन है कि आयतुल्लाह खुमैनी के फतवे के बाद भी ईरान की अथॉरिटीज उस पर अमल करती रही। तो वो एक तो देखा जाए फतवा बड़ा फार्स था, एक तरह से झूठ था, और अगर वो झूठ नहीं था तो फिर उन्होंने रोका क्यों नहीं? क्योंकि बॉम्ब बनाने के लिए आप बढ़ रहे हो, आप कहते हो कि हम शांति प्रिय कारण के लिए बढ़ रहे हैं। शांति प्रिय के मैक्सिमम मेडिकल या रिसर्च के लिए आपको 18 से 20% चाहिए होता है, इससे ज्यादा तो कहीं भी नहीं चाहिए होता है। तो कहने का मतलब है कि दोनों तरफ से शरारती चल रही हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। भले ही इसके पीछे वजह कोई भी हो, कोई भी देश हो जो मध्यस्थता कर रहा है, लेकिन गुड न्यूज़ यही आई है कि हर कोई जब ये चाहता है कि हॉर्मूज का जो रास्ता है वो खुले और जो परिस्थितियां हैं वो बेहतर हों, तो उस दिशा में समझौता होने की उम्मीद जगी है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।